जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी और आप सभी जो है इंतजार कर रहे थे कि कब जो है क्लास स्टार्ट होगी, तो फिर से यहाँ पर जो आप सभी के बीच क्लास शुरू हो चुकी है। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी देख पा रहे कुछ दिनों के बाद ये आपका सेशन फिर से शुरू हुआ है। और आप सभी को बता दूं, जितने भी जो है ITI टेक्नीशियन ए के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, और जितने भी कैंडिडेट ने A पोस्ट के लिए, जिसमें आपका फायरमैन है, इंजन ड्राइवर है, उन सभी के लिए यहाँ पर जो है ये सेशन आपके GK के लिए, GS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जितने भी टॉपिक हैं वो सभी से यहाँ पर आपको वो प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके 100% एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी तेज़ी के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं, तो ये आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल तेज़ी के साथ जहाँ यहाँ पर जो है सभी छात्र तेज़ी के साथ करेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो जितने भी छात्रों ने सेशन को शेयर कर दिया है, फटाफट से नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए प्रश्न यहीं से छपेगा और छपे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो है आप सभी ने देखा होगा हर शिफ्ट में पेपर यहीं से पूछा गया है। तो आप सभी जो है जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, बिल्कुल तेज़ी के साथ करेंगे सभी यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, सभी जितने भी छात्रों का यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, फ्रांस के पेरिस में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय वो आप सभी का फ्रांस में है, लेकिन इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस लिए इसका गठन किया गया, तो शांति और सुरक्षा के में योगदान देने के लिए जो है इसका गठन किया गया है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। सेकंड प्रश्न है कि जयपुर में हवा महल का जो निर्माण था वो किसके द्वारा, किससे प्रेरित था, ये पूछा है। ये नहीं पूछा कि किसने बनवाया था, ये पूछा गया है कि निर्माण जो करा, हवा महल का जो निर्माण था जयपुर में, वो किससे प्रेरित था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में आए हैं, जो महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो विश्वास रखें और आपसे भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो बिल्कुल यहाँ पर तेज़ी के साथ सभी करेंगे। तो देखिए कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखना है आपको। झुंझुन में खेतड़ी महल के लिए जो है उससे प्रेरित था ये आपका जो है जयपुर में जो हवा महल था, और किसने बनवाया था, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया, 1799 में। महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप ने, ये आप सभी को ध्यान रखना है। महाराजा सवाई जयसिंह भी होगा और यहाँ पर जो है महाराजा सवाई प्रताप भी होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जयपुर के संस्थापक थे और 1799 में इसको बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। देखिए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो घनत्व आपको ढूंढना है जिसका घनत्व सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे भारी धातु भी आप सभी जानते हैं, ओस्मियम सबसे भारी धातु है, और यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ओस्मियम का ही होगा। तो डी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है पहला सबसे हल्का तत्व जिसका घनत्व सबसे कम है, तो वो आपका हाइड्रोजन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि पहला तत्व जिसका घनत्व सबसे कम है तो वो आपका हाइड्रोजन होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला एशियाई देश कौन बना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला एशियाई देश कौन होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सभी के लिए ये जो सेशन हो रहा है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कैंडिडेट ने न्यू फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं किया है वो
अपनी योग्यता के अनुसार जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक से अधिक पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश बना है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पर जो है कुछ इससे रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे कि इसको जो है कब बना, तो आप सभी को ध्यान रखना है एशियाई देश है ये मार्स ऑर्बिट मोम जो है आपको ध्यान रखना है। इससे मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे आमतौर पर मंगलयान फर्स्ट के रूप में जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो है इसे 5 नवंबर 2013 को शुरू किया गया था। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम जरूर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर, भारत में कोविड से पहली मृत्यु की जो पुष्टि हुई थी कहाँ पर हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कोविड से पहली जो मृत्यु की पुष्टि हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है और छपेगा। ये प्रश्न आपका एग्जाम में छपने वाला है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे तेजी के साथ। सेशन के आज के जो सेशन है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत। तो कर्नाटक, जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर आ रहा है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। तो जितने भी छात्र यहाँ पर कर्नाटक दे रहे हैं तो बिल्कुल, और कहाँ पर ये शुरू हुआ था ये आप सभी जानते हैं, चाइना से। इसकी जो है चाइना का एक शहर था जिसका नाम है आपका वुहान शहर से ये इसका जो है शुरुआत हुई थी, और ये समुद्री भोजन बाजार में देखा गया था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीन से इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रकोप जो है आपका कर्नाटक में देखा गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और आप सभी जानते हैं दिसंबर 2019 में देखा गया था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। देखिए विश्व धरोहर स्थल में कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन कौन जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, कौन कौन से नहीं है। तो बिल्कुल तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट। इसी तरीके जो है आपको आपका जो है टाइमिंग को भी मैनेज करना है। जंतर मंतर जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सूर्य जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि आपका उड़ीसा में, ये भी आपका शामिल है। और रानी की जब बाग वो जो पटना में, ये भी आपका शामिल है। जनता की गुफाएं औरंगाबाद, ये भी शामिल है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बराबर होगा। ताप के किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ताप किसके बराबर होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है जल्दबाजी में यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप सभी को क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा गया है, तब आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जितने भी कैंडिडेट का 0 केल्विन आ रहा है बिल्कुल सही है, 0 केल्विन हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 0 केल्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, केल्विन बराबर आपका होता है 273 प्लस पॉइंट, आप पॉइंट भी लगा सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा पॉइंट, और सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड का मान रखेंगे यहाँ पर, ये इससे -273 से ये कट जाएगा। देखिए पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान रखना है, 0.15 भी यहाँ पर आपका होगा। तो इस तरीके से जो है इसका जो है 0 केल्विन आ जाएगा लिख करके, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय विवाद भारत और नेपाल के बीच चल रहा है। देखिए कौन सा क्षेत्रीय जो विवाद है जो भारत और नेपाल के बीच है, तो इन दोनों के बीच का जो विवाद है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बिल्कुल कैंडिडेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और आप सभी में से जितने भी छात्र पहली बार हैं यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने A पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और टेक्नीशियन वाले तो पहले से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा, काला पानी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, जितने भी छात्रों ने बी दिया बिल्कुल सही है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर ये जो है आपको देखिए 1816 में जो है सुगौली की एक संधि पर, एक सीमा पर जो है सहमति बनी थी, और उसी जो है ये इसमें जो है मुख्य रूप से विवाद किस पर है कि इसका जो मुख्य विवाद है वो नदी की उत्पत्ति और पहाड़ों से होकर जो निकलने वाली है विभिन्न सहायक नदियों को अलग अलग व्याख्याओं के कारण जो है इसका विवाद है, क्षेत्रीय विवाद है ये। तो ये काला पानी को लेकर के है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देख पाता हूँ कितने छात्र जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं। 1984 में जो है जो भोपाल में त्रासदी हुई थी,
तो उसके जिम्मेदारी कंपनी का नाम क्या है? यह कंपनी कौन सी कंपनी जो है जिम्मेदार थी जो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है कि कौन सी गैस रिसाव हुई, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जो है अकस्मात जो है रिसाव के कारण हुई थी, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो कौन सी कंपनी थी इसका नाम आपको बताना है। तेजी के साथ जब सभी कैंडिडेट करेंगे आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है यूनियन कार्बाइड हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं कुछ कैंडिडेट का डी आ रहा है, डी नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आप जो है कुछ फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं कि 2 दिसंबर 1984 की रात को क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी उसका कीटनाशक फैक्ट्री से कुछ केमिकल जो है मिथाइल आइसोसाइनेट ने लीक हो गए, उसकी वजह से भोपाल शहर में जो है गैस चैम्बर बदल गया। ये यानी कि गैस चैम्बर बदल गया और भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा हुई थी उसमें जो है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये गैस से बहुत लोगों के यहाँ पर मौत हो गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न भी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारत रत्न से प्राप्त करने वाले पहले स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सभी को कैंडिडेट को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर जो है डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। सी राजगोपालाचारी जो है इन्हें दिया गया था भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्यों दिया गया था? ये परमाणु हथियारों के विरोध और शांति के लिए जो इन्होंने ये प्रयास किए थे और इनके लिए जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो परमाणु हथियारों का विरोध किया था। तो ये आपका बिल्कुल डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से जाना जाता है? देखिए कौन सा नदी खंड है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि पढ़ाई जीवन में आपको कभी थका नहीं सकती और ठोकर जो है आपको जीवन में कभी गिरा नहीं सकती। यदि जिद हो आपके अंदर जीतने की तो हार भी जीवन में आपको कभी हरा नहीं सकती। तो इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल ब्रह्मपुत्र होगा। देखिए फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र होगा, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है तो वो ब्रह्मपुत्र है और इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट भी हैं, ये है कि आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। किसके मामले में? ये आप सभी को ध्यान रखना है, पानी की मात्रा के निर्वहन के मामले में। और वैसे जो है आप सभी ध्यान रखना, वैसे जो है 9वीं सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है इसको, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और भारत की आप सभी जानते हैं गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान के किस जीवन दृश्य को दर्शाता है? किस भगवान के जीवन दृश्य को दर्शाता है ये मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किस भगवान के दृश्य को दर्शाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपको कुछ आउट वॉइस सुनाई दे रही होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे आज थोड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर मणिपुर शास्त्रीय नृत्य रूप जो है अक्सर भगवान के जीवन के दृश्य को दर्शाता है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है, तो जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य को दर्शाता है ये मणिपुर जो है। मणिपुर रास में मुख्य पात्र राधा कृष्ण और गोपियाँ हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है, राधा कृष्ण से संबंधित है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा है। देखिए नेक्स्ट आपका भारत में किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा गया? भारत में किस वर्ष का बजट था जिसे काला बजट कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन से बजट था जिसे काला बजट कहा गया? बिल्कुल फ्रेंड्स इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी पीडीएफ को लेकर के चिंता ना करें। आप सभी देख पा होंगे इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं, आपकी जितने भी क्लास हुई हैं, सभी का जो पीडीएफ है मैंने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, उस पर जाकर के आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपको, और पीडीएफ प्राप्त करने के बाद आप रिवाइज ज़रूर क्या करें। देखिए भारत में
किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा? तो 1973-74 का जो बजट था उसे जो है काला बजट कहा गया था। क्यों कहा गया था? तो इससे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 550 करोड़ रुपए घाटे का जो है काला बजट इसे करार दिया गया था। इसमें जो है बहुत घाटा हुआ था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्यों हुआ था? असफल मानसून रहा था ये 1971 का बांग्लादेश युद्ध को मद्देनजर रखते हुए, ये गंभीर आर्थिक तनाव के दौरान जो है इसमें जो है 550 करोड़ का घाटा हुआ था, तो इसको जो है काला बजट करार दिया गया है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका सामने है कि महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? मात्र एक बार जो है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा अधिवेशन था? ये आपसे पूछा गया है। कानपुर का, मद्रास का, कराची का या बेलगांव का? तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का बेलगांव आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब की थी ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन से कब की थी? 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की। कहाँ पर? बेलगांव में। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी जो है गुजरात के किस जिले में है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर प्रश्न को घुमाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, क्या करता है कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि छात्र जो है कंफ्यूज हो जाएं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है आंसर गलत करने वाले हैं, ये इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पर डाला है। तो आपसे भी ध्यान रखेंगे। तो कहाँ पर जो है किस जिले में है? तो ये नवसारी जो जिला है गुजरात का, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका गुजरात के नवसारी जिले में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कब से कब तक शुरुआत की गई थी। तो इसका जो है 12 मार्च से इसकी शुरुआत की गई थी। 12 मार्च 1930 से जो है दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी गुजरात के साबरमती से। और यहाँ पर जो है 5 अप्रैल 1930 को जो है 5 अप्रैल 1930 को, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 1930 को आपका जो है दांडी पहुँचकर जो है दांडी शहर तक इसकी यात्रा की गई थी संपूर्ण। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्था स्वीडिश एकेडमी किसके साथ संबंधित है? देखिए आप सभी के लिए प्रश्न जो है, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सीधा ये नहीं पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार जो है कौन प्रदान करता है। ये तो सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है स्वीडिश एकेडमी किसके साथ जो है संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किसके साथ संबंधित है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन जो है बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका जो है। तो ये स्वीडिश जो है साहित्य हो जाएगा यहाँ पर जो है करेक्ट, क्योंकि शांति का जो है आप सभी को ध्यान रखना है। शांति का जो पुरस्कार है वो कौन देता है आपका? तो वो देता है आपका जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एकमात्र जो है नोबेल पुरस्कार है जो शांति का, उसे कौन देता है? तो ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये स्वीडिश की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो सभी हैं स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। ये आप सभी को ध्यान रखना है अर्थशास्त्र में, साहित्य में, रसायन में, शारीरिक क्रिया में जो कि विज्ञान है आपका, चिकित्सा में, और यहाँ पर जो है फिजिक्स कह सकते हैं आप, या साहित्य में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति का जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आपसे भी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, गला कुछ बैठा हुआ है तो आपसे भी एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर जो है वॉइस को। देखिए आप चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी जो आप सभी जानते हैं 6 पुरस्कार ये दिए जाते हैं नोबेल के, जिसमें आपका जो एक आपको ध्यान रखना है, एक जो है एकमात्र ऐसा है जिसकी शुरुआत जो है 1969 में की गई थी। और वो कौन सा है? बाकी जो सभी दिए जाते हैं वो आपके कब से दिए जाते हैं? तो 1901 से दिए जाते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अर्थशास्त्र का जो है 1969 से दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मात्र अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1969 से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट फटाफट से यहाँ पर जो है, क्योंकि स्पीड को भी मैनेज करके चलना है आप सभी को। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी छात्रों को आ रहा है डी करेक्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई के दौरान जो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और प्लासी की जो लड़ाई थी 23 जून 1757 को जो है लड़ी गई थी, और ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया के सैनिक थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जिसमें जो आपकी जो है नवाब सिराजुद्दौला की जो है वो हार हो गई थी इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर कि 10 डिग्री जो है, और ये भी बताएंगे आप जो है बंगाल का नवाब फिर किसे बनाया गया? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो किससे संबंधित है? मीर जाफर, बहुत अच्छे। बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए 10 डिग्री चैनल जो है वो किससे संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री जो चैनल है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी में है आपका जो है, और अंडमान और को निकोबार से द्वीप समूह से अलग करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारतीय मानक मध्य रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरी है। देखिए प्रश्न जो है इस पर यहाँ पर आपके 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानक रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य है 5 में से शामिल नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न बहुत बनते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सार्क से संबंधित प्रश्न बनेंगे, इस टाइप से रेखा से संबंधित प्रश्न बनेंगे आपके, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। बिल्कुल ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर आ रहा है बिल्कुल बिहार हो जाएगा। देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं तो आप सभी को ध्यान रखना है। 3 तो आपके जो है प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। तो ये MP रखना है। CO इस तरीके से कैसे आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश CO हैं। CO मतलब यहाँ पर आपका जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ये आपका जो है उड़ीसा हो जाएगा। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश CO हैं। तो ये 5 राज्य आपके ध्यान रखना है आपको। बहुत ही 3 तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक था। 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था 1873। ये तो आप सभी जानते होंगे। लोगों को सबसे लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो किसने बनाया था? बहुत ही ईजी प्रश्न है, तेजी के साथ करेंगे। कुछ ही सेकंडों का खेल है फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ पर रेलवे हो जाएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर रेलवे आ रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी रेल जो है आपकी। और मैं एक बार यहाँ पर और क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर जो है 1853 में आपका जो है 1853 में जो है भारत में जो अंग्रेजों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये रेल चलाई गई थी, और ये सबसे लंबी दूरी की थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 34 किलोमीटर जो है इसकी दूरी थी, और ये कब से कहाँ तक? मुंबई के बोरी बंदर से जो आपका जो रेलवे स्टेशन है उससे जो है ठाणे तक चलाई गई थी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट है मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मनुष्य में निकट दृष्टि दोष जो है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो ये क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, देखिए बी होगा, कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है। तो मायोपिया हो जाएगा इसका जो है, मायोपिया हो जाएगा। ई की मात्रा यहाँ पर जो है ध्यान रखना। तो मायोपिया हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई देती है, और आप सभी को ध्यान रखना है निकट में जो है कौन सा लेंस जो है इसके दोष के निवारण के लिए वो लगेगा? तो अवतल लेंस। याद कैसे रखेंगे? देखिए 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। निकट में 3 वर्ड है तो 4 वाला उससे बड़ा होगा। और अब आपका जो है दूरदृष्टि दोष की बात करें, दूरदृष्टि में जो 2 वर्ड हैं तो आपका उत्तल होगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले जो है इमेज आपकी बन जाती है, तो इसी वजह से जो है दूर की वस्तु जो है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है?
देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जो है अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। बिल्कुल सभी यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, बिल्कुल आपका जीके का बिल्कुल भी पोर्शन आपका जो बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी प्रश्न आपको करा दूंगा सभी को रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से। एक भी बिल्कुल यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ जाम्बेजी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट देने हैं, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में किस नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये लगभग 4180 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है, और आपका कांगो नदी पर, जिसे पहले जो है जेरेज नदी के नाम से जाना जाता था, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो जो नदी है, जिसे पहले जेरे नदी के नाम से जाना जाता था, वो अफ्रीका की सबसे लंबी दूसरी नदी है, जो केवल नील नदी से छोटी है। और नील नदी अफ्रीका की दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका की है। अमेजन नदी आयत के हिसाब से जो है सबसे बड़ी है, तो ये आयतन के हिसाब से जो है आपको ध्यान रखना है। नाइजर नदी जो है पश्चिम अफ्रीका की मुख्य नदी है। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नील नदी है, और एक कांगो जो है आपको ध्यान रखना है, और विक्टोरिया जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल तेज़ी के साथ यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो है बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन का जो है, और यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ वर्क किया जा रहा है, तो आप 2-3 दिन का और थोड़ा यहाँ पर जो है इशू रहेगा। उसके बाद जो आपका सेशन करने में बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो विश्व में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है, भारत, कुछ कैंडिडेट भारत दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए जो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो है भारत नहीं होगा। एग्जाम आपका ऐसे कर देगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है, विश्व में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका चाइना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। फर्स्ट नंबर आप पे चाइना आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है आपका भारत, और थर्ड नंबर पे आपका आता है रूस। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फोर्थ नंबर पे आपका आता है अमेरिका। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ना कि ऑप्शन सी। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सी दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को लेकर के, परावर्तन को लेकर के यहाँ पर जो है इससे भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना। कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सूर्य का लाल रंग। ये क्या है? वर्ण विक्षेपण का कारण है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना। तारों का चमकना, मानव आँख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और इंद्रधनुष का निर्माण, ये आप प्रकाश के अपवर्तन है। जबकि सूर्य अस्त और के जो है सूर्य उदय और अस्त होने के समय जो लाल होता है, वो किसका कारण है? वो प्रकीर्णन का कारण है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, डूबते सूरज या उगते सूरज का। और बाकी जो है यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे, ये माइक्रोस्कोप भी जो है आपका अपवर्तन का है, टेलीस्कोप भी आपका है, कांच का भी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पानी के गिलास में प्रकाश का अपवर्तन, दूरबीन, ये सभी जो है अपवर्तन के हैं। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि माल और सेवा पर यानी जीएसटी किस पर लगाया जाता है? माल और सेवा जो कर है वो किस पर लगाया जाता है? देखिए प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे सभी कैंडिडेट, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है, देखिए डी ऑप्शन होगा सही। कुछ कैंडिडेट डिफरेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वह गंतव्य जहाँ सामान या सेवाओं का उपभोग किया जाए, वहाँ पर जो है आपका जीएसटी लगता है, और ये अप्रत्यक्ष कर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो कब लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया, कहाँ? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले के लिए जाना जाता है? देखिए भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे रेगिस्तान वैसे तो है, बट यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा स्थान है वो। रेगिस्तान में तो है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है
मेले के लिए जाना जाता है, तो ऊँट मेले के लिए जो है पुष्कर मेला जो है आप सभी जानते हैं, ये आपका जो है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। ये जो है भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऊँट मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए एक चीज़ और पूछा जा सकता है, पुष्कर मेला जो है आपका कहाँ लगता है, तो राजस्थान में। पुष्कर महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है, पुष्कर जो महोत्सव है वो आपका जम्मू कश्मीर में, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट आंसर देना होगा, ना कि जल्दबाजी में गलती करना है। देखिए ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, पुष्कर मेला आपका जो है ये आपका जो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है लगाया जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिप्रा जो नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन पे जो है आपका कुंभ मेला जो है आयोजन किया जाता है, जैसा कि आप चार ऑप्शन देख रहे होंगे। तो कहाँ कहाँ पर, उज्जैन में, प्रयाग में, नासिक में, हरिद्वार में, चारों जगह आपका जो है कुंभ लगता है। आप सभी जानते हैं 12 वर्षों के बाद आपका कुंभ महाकुंभ होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो उज्जैन जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जितने भी छात्र दे रहे हैं। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है आपका उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका जो है गोदावरी नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज जो आपका संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, और हरिद्वार जो आपका गंगा नदी के किनारे। तो पाँचों का पाँचों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों के चारों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नासिक कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे है ये आपका। हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज संगम के किनारे है, प्रयागराज संगम आप सभी जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और यहाँ पर जो है ये उज्जैन जो आपका शिप्रा नदी के किनारे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 12 वर्षों के पश्चात चक्र मनाया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये सारी डिटेल आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपकी कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने रूप हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अनुसार जो है भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने रूप हैं। तो बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर जो आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 9 आपके हो चुके हैं, अब 7 नहीं है, पहले 7 थे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 2 और इसमें ऐड हुए हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य के 9 रूप हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम हो गया, तमिलनाडु जो है जो कि आपका दक्षिण भारत का है, मणिपुर है, मणिपुर का है। और यहाँ पर जो है देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का है। मणिपुर जो है मणिपुर का है। कथक जो है उत्तर भारत का है। उड़ीसा जो है उड़ीसा नृत्य जो है ओडिसी जो बोलते हैं उड़ीसा का है। कथकली केरल का है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ पर जो है सत्या जो है आपका नृत्य है। और चौ नृत्य भी आपको जो है पूर्वी भारत का है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, चौ नृत्य और सत्या ये दोनों जो है आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो है 7 ध्यान थे, लेकिन सत्या और चौ जो है यहाँ पर ऐड हुए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये काफ़ी पहले ऐड हो चुके हैं, तो टोटल जो है 9 है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो है अभी भी जो है 7 आंसर दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है IMF और विश्व बैंक का जो गठन है 1944 में हुआ था, उनका मुख्यालय किस शहर में है। IMF बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को लेकर के है। और विश्व बैंक का जो गठन है, देखिए दोनों का गठन यहाँ पर पूछा है। वर्ल्ड बैंक का भी गठन पूछा है, 1944 में हुआ था। इनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है इसका, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसके जो है डेविड मालपस जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो किसके बीच चली गई। देखिए पहली तो सभी जानते हैं, पहली तो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, तो वो किन शहरों के बीच चली वो आप सभी जानते हैं, वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चली। लेकिन यहाँ पर सेकंड प्रश्न है आपका कि सेकंड जो चली थी वो किन के बीच चली थी। और आप सभी जो है इस क्वेश्चन का जो है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात सभी कैंडिडेट आंसर जरूर देंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड भी बतानी है आप सभी को, और इसका जो है कहाँ से कहाँ तक चली, तो इस चीज़ का आपको बताना है। दूसरी वंदे भारत आपसे पूछी गई है, पहली आप सभी जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज यदि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ
शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।